नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए रीतिकाल टॉपिक लेके आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया गया है वह 3 कालों के आधार पर हुआ है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल भी जो था वह 2 भागों में विभाजित था, जैसे कि उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल था वह हमारा भक्ति काल था और जो उत्तर मध्यकाल था वह हमारा रीतिकाल कह लीजिए था। तो उत्तर मध्यकाल को अलग अलग नामों से इसको बुलाया है। तो रीतिकाल जो नाम दिया है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रीतिकाल, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो माना है रीतिकाल के प्रमुख प्रवर्तक, उनके अनुसार चिंतामणि जी को प्रमुख प्रवर्तक माना है। तो ये रीतिकाल का जो समय था वह 1643 से 1843 ईसा तक रहा। अगर हम संवत में बात करेंगे तो 1700 से 1900, तो ये हमारा समय काल था। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो रीतिकाल नाम था, अलग अलग साहित्यकारों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। तो कलाकाल डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल ने कलाकाल कहा है। इसके जो कलाकाल कहने का कुछ औचित्य था वह था कि इस समय बहुत सारी कलाओं का उदय हो रहा था, तो उन्होंने इस आधार पे इसको कलाकाल नाम दिया। उसके बाद श्रृंगार काल पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी ने, मतलब जो उत्तर मध्यकाल था उसको बोला है श्रृंगार काल। तो श्रृंगार काल इसलिए कहा गया, इस समय श्रृंगारिक कविताएं या काव्य बहुत अधिक मात्रा में रचा गया। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने इसको बोला है। साहित्य शास्त्रीय काल डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल जी ने इसको बोला है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल इसको नाम दिया है। तो कोई भी जब काल आता है तो उसकी कुछ जो स्थितियां या परिस्थितियां रहती हैं वो रहती हैं जिस कारण वह काल आता है। जैसे भक्ति काल में भक्ति भावना बहुत अधिक थी कवियों में, और रीति काल में रीति से संबंधित बहुत सारी, मतलब रीति क्या है, रीति ये शब्द, रीति शब्द संस्कृत के काव्य ग्रंथों से आया है। शुद्ध भाषा में हम सीधे हिंदी के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ना कि टफ जो कठिन भाषा होती है उसके आधार पर। तो रीति जो शब्द है वह हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए किया गया है। इस समय हिंदी काव्य जो था अपनी परम उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। इसमें कवियों ने रस, अलंकार, छंद, मतलब इन सब आदि का प्रयोग करके रचनाओं का विवेचन किया था। तो इस काल में अलंकारों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। अगर हम रीति काल की परिस्थितियों की बात करेंगे तो उस समय जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वह मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका था। मुगल साम्राज्य हर जगह, मतलब पूर्ण रूप से भारत में व्याप्त हो चुका था। उसमें औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, ये सब शासकों ने राज किया। उस समय मुसलमान शासकों ने मतलब बहुत अधिक राज किया था और उनके पास बहुत अधिक धन था, जिस कारण भोग विलास में लिप्त रहते थे। और जो कवि थे या साहित्यकार थे उनको अपने राज दरबार में आश्रय देकर अपनी प्रशंसा के लिए बुला करते थे। और कवि क्या करते थे, उनका आश्रय पाने के लिए उनकी प्रशंसा के गुणगान गाया करते थे। तो मतलब राजाओं की जो स्थिति थी या कह लीजिए राजनीतिक परिस्थिति पूरी तरह भोग विलास में व्याप्त थी। अब आते हैं सामाजिक दशा पे।
जो सामाजिक दशा थी वह बहुत ही दयनीय होती चली जा रही थी, क्योंकि जो समाज में रहने वाले लोग थे वह कोई भी काम कराने के लिए, मतलब किसी भी काम को कराने के लिए पैसा या मतलब रिश्वत दिया करते थे बड़े लोगों को, तब उनका काम होता था। तो इस तरह से स्थितियां बदल रही थी। और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या था, सांस्कृतिक दृष्टि से जैसे औरंगजेब का शासनकाल था, उसने बहुत ज़्यादा मतलब हिंदुओं पर अत्याचार किए, तो जिस कारण से ये सब हमारे देश की उस समय की परिस्थितियां थी। और साहित्यिक परिस्थिति क्या थी, साहित्यिक परिस्थिति इतनी अच्छी थी, मैं उस समय साहित्य जो लिखा गया वह बहुत अच्छा और अलंकार रस युक्त साहित्य लिखा गया है। तो ये तो हमारी कुछ मैंने आपको परिस्थितियां बताई कि जब रीति काल में या रीति साहित्य कवियों ने जो साहित्य लिखा वह कैसा उन स्थितियों में लिखा होगा। और जो कवि थे, एक चीज और जानने वाली है कि जो कवि थे वह राजाश्रित होने के कारण राजा की प्रशंसा में कविताएं या काव्य गढ़ा करते थे, ना कि आम जनता के लिए उनके मन में कोई भावना नहीं थी। जो भी रचा गया है काव्य या साहित्य वो आम जनता के लिए नहीं रचा गया है। तो ये तो कुछ बातें थी जो मैंने आपको रीति काल से संबंधित बताई हैं। अब थोड़ा हम जान लेते हैं परिभाषाओं को। तो रीति काल के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि इसका कारण जनता की रुचि नहीं, आश्रयदाताओं की रुचि थी, जिसके लिए वीरता और आक्रमणता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो ये मैंने यहाँ पे परिभाषा कह लीजिए या मत कह लीजिए वो दिया है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। उसके बाद थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रीति काल को रीति काल क्यों कहा गया, मतलब ये जो उत्तर मध्य काल था इसको रीति काल क्यों कहा गया। इस समय रस अलंकार गुण ध्वनि और नायिका भेद आदि काव्य अंगों का विवेचन करते हुए, इनके लक्षण बताते हुए रचे गए काव्य की प्रधानता के कारण इस काल को रीति काल कहा गया। मतलब जो काव्य लिखा जाता था उसमें मतलब ये तो नहीं था कि नाम पहले से आ गया, उसमें जो काव्य रचा गया उसमें क्या था, गुण ध्वनि अलंकार रस नायिका भेद, ये जो काव्य के अंग थे उनको आधार मान के जो विवेचन किया गया है। इस कारण काव्य की प्रधानता के कारण, मतलब काव्य की मुख्यता या जो उसमें बातें हैं उसकी प्रधानता के कारण इसको रीति काल कहा गया है। अब हम थोड़ा सा रीति काल काव्य की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो रीति काल जो कालीन काव्य था उसकी विशेषता, ये पहली विशेषता तो मुख्य ये है कि लक्षण ग्रंथों की रचना की गई बहुत ज़्यादा। कवि व आचार्य बनने की प्रवृत्ति के कारण काव्य रचा गया। श्रृंगारिता, मतलब श्रृंगारिता जो थी काव्य में बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। वीर रस की कविताएं भी लिखी गई हैं। नायिका भेद निरूपण देखने को मिलता है। कला पक्ष की प्रधानता थी। भक्ति व वैराग की भावना थी। तो ये हमारी काव्य की विशेषताएं थी। उस समय जानने वाली एक चीज और है कि उस समय जो काव्य रचा गया वह कुछ कवि अपने मन से ना लिख के राजाओं के कहने पे उनके अनुसार या उनके मन के अनुसार काव्य की रचना करते थे। लेकिन उस समय कुछ कवि या कुछ लिखने वाले ऐसे भी थे जो स्वच्छंद काव्य किया करते थे, जिसमें आलम, बोधा ठाकुर, धनानंद हम जानते हैं कि ये स्वच्छंद काव्य लिखा करते थे। अब हम शिल्पगत जो इसकी रीति काल की शिल्पगत विशेषता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें सतसई परंपरा का प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। दूसरी है श्रुति एवं कोमलकांत पदावली, और तीसरा है रसानुकूल छंदों का प्रयोग। परंतु दोहा छंद की प्रधानता
देखने को रीतिकालीन काव्य जो था उसमें दोहा प्रधान छंद था। उसके बाद सवैया छंद जिसमें श्रृंगार रस और कविता छंद जिसमें वीर रस दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने रीतिकाल की कुछ मुख्य बातों को बताया है। उसके बाद हमको ये जानना जरूरी है कि रीतिकाल में कुछ हमें प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं, जैसे लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है बहुत अधिक मात्रा में। उसके बाद अलंकार का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में इन काव्यों में देखने को मिलता है। आश्रयदाताओं को प्रशंसा देखने को मिलती है। ब्रज भाषा का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। नारी चित्रण बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। प्राकृतिक चित्रण बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो रीतिकाल की ये प्रवृत्तियां थी। अब हम रीतिकाल के जो वर्गीकरण हुआ है या रीतिकाल का जो वर्गीकरण किया गया है, किन आधारों पे किया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीति के आधार पर रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, इस वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। ऐसे कवि रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात इस धारा के रचनाकार कवि और आचार्य दोनों थे। मतलब वो बंधन में कविताएं करते थे, मतलब छंद, रस और इन सब का प्रयोग करके वह मतलब बंधी हुई रचना करते थे। उनमें जिन कवियों का नाम है वह प्रमुख कवि के बारे में मैं बताती हूँ। उनमें है चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, मंडन, कुलपति मिश्र, भूषण, भिखारीदास, धुला, सोमनाथ, पद्माकर, सुरति मिश्र, प्रताप सिंह, ग्वाल, रसिक गोविंद आदि हैं। ये रीतिबद्ध कवि हैं जो बंधी हुई रचनाएं करते हैं। उसके बाद आता है रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस काव्यधारा के जो कवि थे जिन्होंने रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, परंतु रीति सिद्ध कवियों को रीति की भली भांति जानकारी थी। मतलब इनको जो रीति की जानकारी, जैसे इस कवि के काव्यधारा बंधन में बंधे हुए थे, लेकिन इनके जो कवि थे उनको पूरी जानकारी थी, किंतु जिसका प्रयोग कवियों ने अपने ग्रंथों में नहीं किया है। वह कौन है? सबसे पहले जिनका नाम आता है वह है बिहारी। तो रीतिकाल के प्रमुख कवियों में बिहारी का बहुत बड़ा स्थान है। इनकी जो रचना है वह कौन सी है? वह है सतसई। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो आप बता सकते हैं बिहारी। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि थे बिहारी लाल, रसनिधि नृप, शंभु, बेनी, बंदीजन, बेनी कवि, बेनी प्रवीण, राजा मानसिंह, राम सहाय दास, पजनेश आदि। ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे। उसके बाद तीसरा जो वर्ग है वह रीति मुक्त काव्यधारा है। इसके जो कवि थे ये वे कवि थे जो लक्षण उदाहरण की ना तो पद्धति अपनाते थे और ना ही लक्षणों का ध्यान रखते थे। ये स्वच्छंद कविताएं या काव्य रचा करते थे। ये प्रेम के विशेषता विरह के उन्मुक्त गायक कवि थे। इन पर किसी का दबाव नहीं था। उनमें नाम है आलम, बोधा ठाकुर,
द्विजदेव आदि ये स्वच्छंद कविता किया करते थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रीति ग्रंथ कितने रूपों में प्राप्त होता है, तो उसका आंसर है रीति ग्रंथ 2 रूपों में हमें प्राप्त होता है, एक अलंकार रूप में और एक रस रूप में। और कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिबद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य में क्या अंतर है। तो रीतिबद्ध जो काव्य था उस काव्य में समस्त बंधनों और रूढ़ियों का प्रयोग या उसका पालन दृढ़ता से किया जाता था, परंतु जो रीति मुक्त काव्य था उसमें रूढ़ियों और बंधनों का प्रयोग दृढ़ता के साथ ना करके स्वच्छंद काव्य रचा जाता था। तो 2 आप इस तरह से इसके आंसर दे सकते हैं। तो आपको मैंने रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा के बारे में बताया है। इसके बाद में आपको जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब मैं आपको प्रमुख रीतिकाल के जो कवि हैं उनके बारे में बताऊंगी। वैसे तो रीतिकाल के बहुत ज़्यादा प्रमुख कवि हैं, जिनमें भूषण हैं, देव हैं, मतीराम हैं, भिखारी दास हैं, बहुत सारे कवि हैं, परंतु मैंने यहाँ पे कुछ ही लिए हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि त्रिपाठी। इनका जन्म कानपुर में हुआ था। भूषण, मतीराम, जटाशंकर इनके भाई थे। ये सूरवंशी शाहजी भोसले, शाहजहां तथा दारा शिकोह के आश्रय में रहे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हैं छंद विचार पिंगल, काव्य विवेक, कवि कुल्प कल्पत्रु, काव्य प्रकाश और रामायण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य केशवदास, इनका जो हिंदी साहित्य यानी रीतिकाल में बहुत बड़ा स्थान है। इनको कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, मतलब रामचंद्र शुक्ल जी इनको कठिन काव्य के प्रेत के नाम से बुलाते थे, या कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा गया। कभी कभार ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। ये ओछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे। इनकी जो रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का और छंदमाला इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन पावनी, विज्ञान गीतिका और नक्शिका इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं वह ये 3 हैं। उसके बाद नाम तीसरा है वह है कुलपति मिश्र। ये आगरा के रहने वाले थे। बिहारी लाल इनके मामा थे। ये महाराजा राम सिंह के आश्रय में रहते थे। इनकी जो कविताएं हैं या काव्य हैं वह है रस रहस्य, संग्राम सागर, दुर्गा भक्ति चंद्रिका और मुक्ति तरंगणी, ये इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद चौथा नाम आता है कुमार मणि। ये ध्वनिवादी आचार्य थे। रसिक रंजन और रसिक रसाल इनकी 2 ही ग्रंथ देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रमुख नाम है बिहारी लाल, जो कि हम लोग सभी जानते हैं रीतिकाल के ये प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म ग्वालियर में 1595 ईस्वी के बसवा गोविंदपुर में हुआ था। ये अपनी एक रचना बिहारी सतसई से इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि इनका नाम रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हो गया। इस बिहारी सतसई में 1719 दोहे हैं और जो पंडित विश्वनाथ प्रसाद जी हैं
उन्होंने केशव दास जी को प्रथम आचार्य माना है। तो आज मैंने आपको यहाँ पे कुछ जो कवि और उनकी रचनाएं ली हैं। मैं एक ऐसा पीडीएफ बनाऊंगी जिसमें रीतिकाल के बहुत सारे प्रश्न लूँगी जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और जो कवि हैं उनके बारे में भी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।